अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। कोई भी गम और परेशानी आपके पास ना आए, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए, और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फ़रमाए, आमीन। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा। आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जी, हम एक अनदर शेंजन कंट्री पोलैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोलैंड की क्वेरीज़ आ रही थी मेरे पास काफ़ी अरसे से, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सोचा एक वीडियो के थ्रू आपको उनका आंसर दे दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये पूछी जा रही थी कि क्या पोलैंड में वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और पोलैंड में किस कैटेगरी के लिए जॉब्स जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं, किन कैटेगरीज़ की जॉब्स की वैकेंसीज़ आती हैं, और ये कि हम किस तरह से इन जॉब को सर्च कर सकते हैं और इन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये कि क्या पोलैंड इज़ सेफ़ फॉर वर्क परमिट और विज़िट। ये क्वेश्चन मुझसे क्यों किया गया, इसके भी मैं आपको आगे जाके आंसर करती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने की वजह क्या थी। तो इसका आंसर भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में आगे जाके देने वाली हूँ, और ये कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और इसकी इनकी जो पोलैंड की वीज़ा टाइप्स कितनी हैं, और कितने टाइप्स के पोलैंड के वीज़ाज़ हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, और ये कि मैं एस्टिमेटेड टिकट फेयर्स भी अपनी वीडियोस में शेयर करने लगी हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप पोलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका जो है कितना बजट आपको बनाना है, ताकि आप इजीली इसको प्लान कर सकें। और इसके अलावा ये कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, और ये कि और अगर वीज़ा वहाँ पे अगर हमें ग्रांट होता है, मिलता है, तो वो कितने अरसे के लिए मिलता है, और ये सारी चीज़ें, और पोलैंड की करेंसी की वर्थ और वैल्यू क्या है, और पोलैंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, क्या वीज़ाज़ जो हैं वो इशू हो रहे हैं, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं एक सेकंड के लिए जो वीडियो मिस कर दें, तो उसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स हो आपके लिए जो कि बेनिफिशियल हो। और क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम लोगों को सारी बात है कि आगे बढ़ना है, कामयाबी लेनी है, तो हमें सिर्फ एक रास्ते पे नहीं बल्कि उस तरफ जाने वाले तमाम रास्तों का पता होना चाहिए, ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये वीडियोज़ लाई ही इसलिए जाती हैं बना के, ताकि आपको जो अपडेट रखा जाए, और किसी भी किस्म की आपके साथ धोखा या परेशानी का आपको फ्यूचर में ना सामना करना पड़े। बिकॉज़ अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो कंसल्टेंट के पास जाने से पहले अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट रखें, कि आपको इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, और आपको कोई जो है इल्लीगल वे नहीं किसी चीज़ का बता सकेगा। तो जी, आज बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले ये कि चैनल को पे नए आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो भी आने वाली अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। जी, अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पोलैंड, आज का हमारा टॉपिक है पोलैंड। पोलैंड के शेंजन कंट्री है। यस, पोलैंड शेंजन कंट्री है। पोलैंड की जो करेंसी है उसको बढ़ते, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप अपने 1 रुपये से उसको एक्सचेंज करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि 46 पॉइंट समथिंग राउंड अबाउट जो है पोलैंड की जो कन्वर्जन है इस वक्त। और ये कि पोलैंड के लिए जो है क्या लैंग्वेज बैरियर हैं अगर हम वहाँ पे जाते हैं वर्क वीज़े वगैरह पे? तो जी नहीं, पोलैंड के कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बेशक वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है, बट आपको अगर इंग्लिश भी आती है तो चलेगी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी इतनी ज़्यादा आती, और आप लेबर में और वर्क में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो डज़न्ट मैटर। लेकिन मैं हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको एडवाइस करती हूँ कि काइंडली आप किस कंट्री में भी जाएँ। देखें, अगर मैं पर्सनली आपको कहूँ तो ये आपकी एजुकेशन से ज़्यादा आपकी मेंटल एज जो होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफर करती है। तो आप अगर लाइफ के साथ एक्सपीरियंस रहें, तो आपको जहाँ जिस कंट्री में भी जाते हैं, जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे एज ए टूरिस्ट, चाहे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो आप उसके जो है कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के लिए वोकैबुलरी के 100 या 200 जो वर्ड्स होते हैं वो ज़रूर सीख लिया करें, ताकि किसी भी कंट्री में जाके आपको इनिशियल स्टेजेस पे किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने में मुश्किल ना हो। तो जी, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मुझसे ये किया गया था कि क्या पोलैंड इस वक्त सेफ़ है? क्या हम अगर वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या वीज़ा के चांसेस हैं अप्रूवल के? तो ये क्यों क्वेश्चन किया गया, इसकी वजह ये थी कि वहाँ चूँकि पोलैंड के सराउंडिंग्स में जो नेबर है रोमानिया और यूक्रेन है, और यूक्रेन में आजकल आपको पता है कि एक वार की सी कैफियत है, वहाँ पे वार चल रही है, और उस वार की वजह से यूके एम्बेसीज़ वगैरह भी इफ़ेक्ट हुई हुई हैं। और मैंने अपनी अभी
लास्ट अपडेट वीडियो अपलोड की है, उसमें जाके देख लीजिए, जिसमें ये मैंने बताया है कि रीज़न्स बताए हैं कि यूके वीज़ा प्रोसेसिंग लेट क्यों हो रहे हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चल के वो भी देख लीजिए। तो बेसिकली ये है कि चूँकि यूके में वीज़ा प्रोसेसिंग डिलेज़ हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को लगा कि शायद पोलैंड के पास है यूक्रेन, तो क्या यूक्रेन की वजह से पोलैंड के भी वीज़ा प्रोसेसिंग में डिलेशन तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लेकिन वहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो इसलिए ये क्वेश्चन किया गया। तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, जी आप अप्लाई कर दें, वीज़ा प्रोसेसिंग में किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है फ़िलहाल तो पोलैंड के यूक्रेन के वॉर की वजह से। सो यू कैन अप्लाई राइट नाउ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इसमें वीज़ा कैटेगरीज़ क्या हैं, वीज़ा टाइप्स क्या हैं, और हम कितने दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है, कितने ड्यूरेशन है। तो मैं बताते चले जाऊँ कि इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं वीज़ा की। सबसे पहले तो वीज़ा की जो टाइप ए है उस, और इसकी वीज़ा टाइप जो सी है वो, उसमें आप विजिट वीज़ा है और उसमें आप 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं, नॉट मोर देन 90 डेज़। अच्छा, अगर आपको मोर देन 90 डेज़ स्टे करना है तो देन आपको इसकी टाइप डी में अप्लाई करना होगा, और तब आप 1 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर आप डी टाइप में इसको अप्लाई करते हैं। खैर, टाइप एस मतलब वो वाला वीज़ा है जिसमें आप सीज़नल कोई काम होता है तो आप सीज़नल चले जाते हैं और वहाँ से अपना काम करके जो सीज़न का होता है वहाँ से वापस चले आते हैं, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसको टाइप एस कहा जाएगा। तो टाइप एस का भी बता दिया, टाइप ए का भी बता दिया आपको मैंने, और टाइप डी का भी बता दिया है। तो अभी आई एम श्योर कि आपको इसकी टाइप्स जो है क्लियर हो चुकी होंगी, और अब आपको पता होगा कि अगर आपने 90 डेज स्टे करना है तो आपको टाइप सी में अप्लाई करना है, और अगर आपको मोर देन 90 डेज अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टाइप डी में अप्लाई करना है, और सीजनल करना है तो टाइप एस में करना है, और अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो टाइप ए में आप करेंगे। तो ये तो हो गई बात इनकी टाइप्स की। अब बात आती है आगे कि इसके लिए क्या है डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट से भी पहले मैं आपको बताती, जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, किन डिपार्टमेंट्स में, किन कंपनीज़ में ज़्यादा ओपन होती हैं, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी हैं, हाईली एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, लाइक आप लेबर या हेल्पर के लेवल पे भी हैं और 8 क्लास या 10th क्लास तक भी आप पढ़े हैं, तो 6 क्लास तक भी पढ़े हैं, तो डज़न्ट मैटर, इसमें कोई एज बैरियर, कोई भी एजुकेशन बैरियर नहीं है, इसलिए आप इजीली जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि ज़्यादातर जॉब निकलती ही इसमें हैं, लेबर के अंदर, हेल्पिंग में, होटल मैनेजमेंट में, रेगुलर शॉप्स में, और क्लीनर में, बारटेंडर जो जॉब्स हैं जो कि इंडियन ज़्यादातर अप्लाई करते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा हाउसकीपिंग है, और क्लीनर हो गया, और लेबर के अंदर जो भी लाइक काम आता है वो सारे जो जॉब वैकेंसीज इसमें आती रहती हैं। तो इसलिए आपको ये इसमें मैटर नहीं है कि आपकी एजुकेशन बहुत हाईली होगी तो तभी आप पोलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन है या आपकी जो भी स्किल है। ये तो हो गई बात कि वैकेंसीज ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस पॉइंट से आती हैं इसके अंदर। बाकी आगे आ जाता है जी हमारे पास ये कि जो के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो जी डॉक्यूमेंट्स से अगर मैं बताती चलूँ आपको, तो आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा जो पासपोर्ट चाहिए होगा, चाहिए होगी, और फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, कवरिंग लेटर चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको सेंड किया जाएगा, और इसके अलावा आपके जो हैं वर्क एक्सपीरियंस है अगर कोई आपका तो वो आप साथ में अटैच करेंगे। फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, होटल रिजर्वेशन होगी, फ़्लाइट रिटर्न टिकट, अगर फ़्लाइट टिकट अगर आप लगा दें तो वो भी बेहतर है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और उसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री के जो भी पेजेस हैं वो भी साथ अटैच कर दें, और उस वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारा वर्क एक्सपीरियंस जो है आप मेंशन कर दें उसके अंदर। तो ये मोस्ट, और उसके अलावा आपकी जो है ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, और जो इसकी ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस है वो कोशिश करें कि रजिस्टर जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ वहीं से हो। तो और हेल्पर्स वगैरह की जो सैलरी है मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम वो 70,000 से लेके 1,20,000 तक के बीच में होती है। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि अगर आप लेबर में, इलेक्ट्रीशियन हैं, हेल्पिंग में जा रहे हैं, या हाउसकीपिंग में जा रहे हैं, केयर टेकर में जा रहे हैं, तो वो आप कितनी सैलरी आपको वहाँ से मिलेगी। अच्छा, इसमें जो वर्क परमिट इशू होता है वो ओनली 365 डेज़ के लिए होता है। इसमें ये नहीं है कि आप उसको रिन्यू नहीं करा सकते हैं। आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप जब टीआरसी अप्लाई करते हैं तो आप उसको फिर जो है पीआर के लिए भी चेंज करवा एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, 365 डेज़ से अबव कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि आप 365 डेज़ के लिए गए हैं तो आप सिर्फ उतना देर ही स्टे करेंगे, ये
रिन्यूएबल है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो और लेकिन इसमें ये है कि जिससे एक वर्क परमिट पे आप वहाँ पे जॉब के लिए जाएँगे तो फिर आपको वही जॉब कंटिन्यू रखनी होगी, आप उस जॉब को स्विच नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं तो फिर आपको अगेन वर्क परमिट की ज़रूरत होगी नई जॉब के लिए। तो इसलिए आप जिस कैटेगरी में जिस वर्क परमिट पे गए होंगे, आप कोशिश करें वहीं पे जॉब करें। अगर जॉब स्विच करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए तो तब आपको फिर से नया वर्क परमिट अप्लाई करना होगा आपको, और फिर आप उसमें जॉब को स्विच कर सकते हैं। आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, जब आप इसके वेब पोर्टल पे जाएँगे तो आपको मैंने हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स में एक बात कही है कि आप अपने पास जो है इनके जॉब सर्चिंग लिंक्स को जो लॉगिन कर लें, साइन इन कर लें आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल में, क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो हर घर में मौजूद हैं, लैपटॉप, मोबाइल एंड नेट। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो फिर आपको क्या मसला है, आप 1 घंटा सिर्फ अपनी लाइफ में निकाल लें और इन चीज़ों पे सर्च करें। जिस कंट्री में भी आप जाने के लिए ईगर हैं, आप चाहते हैं कि जाएँ वहाँ से अर्निंग करें, तो वहाँ पे आप उन वेबसाइट्स पे आप लॉगिन कर लें, साइन इन कर लें, ताकि वहाँ के जैसे ही जॉब अपलोड हो तो जॉब अलर्ट में आपको फ़ौरन पता चल जाए। तो आपने डेली 1 घंटा रिसर्च करना है और जॉब्स अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो वही जॉब में अप्लाई करना है, मैं आपको ये बता दूँ कि जो 2 घंटे हों या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे पहले हों, लेकिन अगर 10 घंटे पहले या 1 माह पहले या 2 माह पहले उनमें अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आप अप्लाई कर देंगे तो ज़ाहिर बात है आप डिसअपॉइंट हो जाएँगे, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही जॉब्स अपलोड होती हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इसकी वेट में होते हैं वो उसको अप्लाई कर देते हैं और उनके सीवीज़ ऊपर चले जाते हैं। आपका सीवी पता नहीं कितनी लिस्ट में नीचे आ जाएगा, तो इसलिए वो फिर टाइम वेस्टिंग भी हो जाएगा, फिर एक हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए अलग हो जाएगा कि आप डिसअपॉइंट हो जाएँगे, डिसहार्ट हो जाएँगे। तो जो है सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली इस चीज़ को करें, डेली अलर्ट रहें। जैसे जो वैकेंसी आए फ़ौरन अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट कर दें, उनकी कॉपीज़ सबमिट कर दें। इसकी अपॉइंटमेंट का ये होता है कि जैसे ही आपकी जो है रिव्यू में चले जाएगी एप्लीकेशन, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा, अगर उन्होंने उनको आपके साथ इंटरव्यू करना रिक्वायर, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू आपके साथ जो है वो बात करेंगे, स्काइप पे आएँगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको जो वीज़ा है इश्यू कर दिया जाएगा। फिर आपने वो वीज़ा लेके और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लेके वो वर्क परमिट लेके जाना है एम्बेसी, और एम्बेसी में जाके उसको करवा देना है सबमिट। और फिर आप और हाँ, आपको जो कॉरियर का अपना जो पोस्टल एड्रेस देना होगा, जहाँ पे आपकी डाक मेल रिसीव्स होती होंगी, ईमेल के थ्रू नहीं आएगा वर्क वीज़ा आपको रिसीव सॉरी पोस्ट के थ्रू आएँगे। तो इसलिए आपने अपने एड्रेसेस वगैरह का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपकी मेल्स पोस्ट वगैरह रिसीव होती हो, तो उसके थ्रू आपको ये मिल जाएँगे। और फिर उसके बाद आपको जो है इन डॉक्यूमेंट्स को लेके एम्बेसी जाना है, एम्बेसी में जाके इन्हें सबमिट करवाना है और कॉपीज़ वगैरह को सबमिट करवाना है। और इस तरीके से फिर आपको जो है आपका वर्क वीज़ा जो है मिल जाता है। इसलिए जो भी आप एप्लीकेशन में स्पेलिंग जो हो, जो भी एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल्स हो, फेक नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो बाकायदा उसके अंदर जो रिजेक्शन के रीज़न्स लिखे जाते हैं कि आपके जो आपने फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, और या आपके जो कोई भी छोटी सी ऐसी मिस्टेक जो कि उनको रिक्वायर ना हो जाए तो वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। तो फिर आप वेट करते हैं कि फिर आपको समझ में नहीं आता कि वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो ये था तरीक़ाकार सारा पोलैंड के वीज़े को अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। तो आजकल भी पोलैंड के वैकेंसीज़ आ रही हैं पोलैंड की, आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए। मैं जॉब सर्चिंग लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करती हूँ, अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जो है यहाँ पे भी मेंशन कर दूँ स्क्रीन के ऊपर भी, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी सारी पोलैंड की इंफॉर्मेशन। जो लोग टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहते हैं, जो लोग वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, मोस्टली तो सारी बात है पोलैंड एक शेंजन कंट्री है, तो लोग वर्क वीज़े पे ही जाना चाहेंगे ताकि वहाँ जाके अर्निंग भी कर सकें। और सब लोगों को ये भी पता है कि एक दफ़ा अगर एक शेंजन पासपोर्ट हाथ में आ जाए तो वो 26 से 29 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो में जो भी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ, उसके साथ साथ आपको साथ जो एयर फेयर भी मेंशन करूँ। तो एयर फेयर में मेंशन करने जा रही हूँ, अगर तुर्किश एयरलाइन में जाते हैं आप पोलैंड तो चीप है, लेकिन वो भी 1.5 लाख के करीब है इसकी टिकट, रिटर्न टिकट। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस एयरलाइन में ट्रैवल करना है। तो मैंने जो चीपेस्ट जो टिकट एयरलाइन थी उसका बता दिया, तुर्किश एयरलाइन है, जो कि आपको ये फेयर प्रोवाइड कर, आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप कौन सी चीपेस्ट एयरलाइन है। तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, अब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसका जो एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में ही है, इस्लामाबाद में ही है पोलैंड की। तो आप वहाँ पे इनके साथ जो है टाइमिंग्स उनकी डिफरेंट है, जब आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश
कोशिश करूँ कि स्क्रीन पे उनकी टाइमिंग्स भी मेंशन कर दूँ, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। उनके नंबर्स भी मेंशन कर दूँ, ताकि आपको वीज़ा रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो इसकी टाइमिंग मोस्टली सुबह से ही होती है, तो इसलिए आप सुबह जल्दी जागें और इन जगहों पे अप्लाई करें। और इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी यूज़फुल बनाएँ। अच्छा जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।